प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रवास के प्रकारों की चर्चा की थी, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और जो आंतरिक प्रवास है उसकी बात की थी। इसी क्रम में आज हम देखेंगे कि जो प्रवास करते हैं तो जहाँ से प्रवास होता है और जिस क्षेत्र की ओर होता है, अर्थात एक तो उत्प्रवासी होते हैं और एक अप्रवासी। तो जिस क्षेत्र से लोग छोड़ के जाते हैं दूसरे क्षेत्र की ओर, तो उन दोनों ही जगह पर प्रवास के कारण कुछ प्रभाव होता है, कुछ परिवर्तन होता है। तो जहाँ से गए हैं उस स्थान पर और जिस स्थान पे गए हैं, तो इन दोनों ही स्थानों पर कुछ प्रभाव पड़ता है। तो प्रवास के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें पहला तो है कि जनसंख्या की जो संरचना है उसमें परिवर्तन होता है, अर्थात जो जनांकीय विशेषताएं हैं उनमें बदलाव हो जाता है। अर्थात जिस स्थान से लोग जाते हैं वहाँ की तो जनसंख्या कम हो जाएगी और जहाँ गए वहाँ थोड़ी अधिक हो जाएगी। जैसे कि गांव से अगर नगर की ओर प्रवास कर रहे हैं तो नगरों में तो जनसंख्या बढ़ जाएगी और गांव में जनसंख्या थोड़ी कम हो जाएगी। इसीलिए नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो बढ़ रही है, अर्थात नगरों में जनसंख्या जो वृद्धि है वो अधिक जो हो रही है उसका मुख्य कारण प्रवास है, अर्थात जो प्रवास करके लोग नगरों में जा रहे हैं। तो जिस स्थान पे जाते हैं वहाँ बढ़ गई जनसंख्या और जहाँ से गए वहाँ कम हो गई। दूसरा, जो लिंगानुपात है इसमें भी परिवर्तन हो जाता है, अर्थात अधिकतर जो पुरुष हैं वो काम की तलाश में नगरों की ओर चले जाते हैं, तो वहाँ जो गांव है वहाँ महिलाओं की अधिक संख्या हो जाएगी और पुरुषों की संख्या थोड़ी कम रह जाती है। तो लिंग संरचना में भी बदलाव हो जाता है। ऐसे ही आयु संरचना है जिसमें बच्चे हैं, प्रौढ़ हैं और वृद्ध हैं। तो अधिकतर जो हैं कामगार हैं, अर्थात जो कार्यशील जनसंख्या है वो प्रवास करती है। तो युवा जो लोग हैं वो प्रवास कर जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ से प्रवास किया है वहाँ बच्चे, बूढ़ों और औरतों की संख्या अधिक हो जाती है। तो इस तरह प्रवास के कारण जनांकीय संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है। दूसरा जो परिवर्तन है वो है सांस्कृतिक आदान प्रदान का, अर्थात प्रवासी जो लोग हैं वो अपने साथ अपनी तकनीक, अपनी धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा आदि लेकर जाते हैं, जिसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है। साथ ही उस स्थान विशेष की संस्कृति से भी वो लोग प्रभावित होते हैं। अगर कोई नागरिक भारत से अमेरिका गया तो यहाँ के जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उनकी परंपराएं, रीति रिवाज हैं, वो उसके साथ रहेंगी। तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो भी इन क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। साथ ही वहाँ का जो कल्चर है उससे भी भारतीय नागरिक प्रभावित होगा। तो दोनों जगह में ही सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। तीसरा जो है तकनीकी ज्ञान और कार्य कुशलता के कारण आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। मतलब प्रवासी लोग हैं, अगर उनके पास अच्छी तकनीक है, अच्छा ज्ञान है, कार्य कुशल हैं, सक्षम हैं, तो जिस क्षेत्र में वो जाएंगे वहाँ जाकर वहाँ के संसाधनों का अधिक विकास करेंगे, जिससे वहाँ का आर्थिक स्तर भी ऊंचा होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं, यूरोपीय लोगों ने जब प्रवास किया संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, तो वहाँ के जो मूल आदिवासी थे वो तकनीक की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से काफ़ी पीछे थे। और ये जो लोग हैं यूरोपीय, ये तकनीकी दृष्टि से सक्षम थे। तो इन्होंने वहाँ जाकर जो वहाँ के संसाधन थे उनका अधिक विकास किया और उन क्षेत्रों का आर्थिक जो स्तर है वो अधिक हो गया। तो इस तरह अगर जो प्रवासी हैं वो अगर अपनी तकनीक, ज्ञान से उस क्षेत्र में कुछ विकास करते हैं तो उस क्षेत्र का जो है जीडीपी वो बढ़ती है। अन्य प्रभावों की अगर बात करें तो बेरोजगारी, निर्धनता, इन समस्याओं में भी परिवर्तन होता है। अर्थात प्रवास के कारण जनसंख्या का दबाव, निर्धनता, बेरोजगारी, ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो जिस क्षेत्र में जाएंगे वहाँ इस तरह की समस्याएं अधिक हो जाएंगी
और जहाँ से गए हैं वहाँ कम हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए नगरों में जाते हैं रोज़गार के लिए, तो नगरों में जाएंगे तो रोज़गार है वो अधिक जनसंख्या के कारण सीमित हो जाएंगे, गरीबी बढ़ेगी। और जिस क्षेत्र से गई जनसंख्या बड़े पैमाने पर, तो वहाँ इन चीज़ों में परिवर्तन होगा या कमी देखने को मिलती है। इसी के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक जो संबंध हैं ये भी प्रवास के कारण मजबूत होते हैं। अगर एक देश से दूसरे देशों में ये प्रवास होता रहता है तो वहाँ जो है व्यापारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे, सांस्कृतिक संबंध भी अच्छे रहेंगे, विश्व में शांति बनी रहेगी, आपसी सहयोग रहेगा, सहानुभूति रहेगी। तो इस तरह प्रवास के कारण जो है कई तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें प्रवास में अवरोध या बाधाओं की, अर्थात जब प्रवास कोई करता है तो उसके मार्ग में कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ अवरोध होते हैं जिससे उनका प्रवास प्रभावित होता है। तो उन बाधाओं में जो है प्राकृतिक बाधाएं होती हैं और एक मानवजनित या कृत्रिम बाधाएं होती हैं। प्राकृतिक बाधाओं में तो महासागर हो गया। अब जो महासागर है उसे प्राचीन समय में पार करना बड़ा कठिन था। वर्तमान समय में तो जो है कई तरह की तकनीक के कारण कई तरह के साधन हैं, वो वायु सेवा है, जल सेवा है, अर्थात जो है जल मार्ग से आप जा सकते हैं या वायु मार्ग से। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी महासागर एक अवरोध के रूप में खड़े हुए हैं। पर्वत हैं, मरुस्थल हैं, सघन वन हैं, जो बर्फीले क्षेत्र हैं। तो ये एक तरह से ये प्राकृतिक जो है बाधाएं हैं जिससे प्रवास प्रभावित होता है। जैसे कि बात करें हिमालय के कारण कई जो आक्रमणकारी हैं वो भारत में आसानी से नहीं आ सके, केवल जो दर्रे थे उन्हीं भागों से ही वो आ पाए। तो एक तरह से ये बाधाओं के रूप में कुछ प्राकृतिक अवरोध होते हैं। कुछ कृत्रिम बाधाएं होती हैं जो मानव जनित हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उसे पार करना आसान नहीं है। तो जो अवैध प्रवासी हैं, अर्थात जो बिना वीज़ा के या बिना उस स्थानीय सरकार की अनुमति के के क्षेत्र में जाते हैं तो वो अवैध माना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये भी एक बाधा के रूप में है। इसके साथ ही अगर देखें प्राचीन समय में जो दीवारें बनाई जाती थी राज्यों के चारों तरफ, उनको पार करना भी कठिन था। तो वर्तमान में वो जो है सीमा रेखाएं हैं जिन्हें आप आसानी से पार नहीं कर सकते। कुछ सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज होते हैं जो लोगों को मजबूर करते हैं अपने गांव से जुड़ाव के लिए, अपनी मातृभूमि से जुड़ाव के लिए, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाते हैं। तो ऐसे कुछ नियम, रीति रिवाज या सामाजिक मान्यताएं होती हैं जिससे लोग अपने क्षेत्र से, अपनी भूमि से जुड़े रहते हैं और वो आसानी से प्रवास नहीं करते। कुछ राजनीतिक नियंत्रण या सरकारी नीतियां होती हैं जिसकी वजह से प्रवास करना आसान नहीं है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में सवेत नीति है, तो वहाँ केवल सवेत जो है वही लोग जा सकते हैं, ब्लैक लोग नहीं जा पाएंगे हैं। ऐसे ही अगर हाल फिलहाल में देखें तो अमेरिका ने मैक्सिको के पास एक सीमा रेखा बनाई है, दीवार बनाई है, जिससे मैक्सिको से जो है अवैध प्रवासी ना आ सकें। तो ऐसे ही अनेक देशों ने भी ऐसे कई राजनीतिक नियम लगा रखे हैं या सरकारी नियंत्रण है जिससे वो आसानी से दूसरे देश में नहीं जा सकते। तो ये कुछ कृत्रिम बाधाएं हैं जो प्रवास को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा प्रवास के सिद्धांत, इनकी भी चर्चा भी हम करते हैं। प्रवास से संबंधित कुछ विद्वानों ने अपने अपने नियम या सिद्धांत दिए हैं। तो जो सबसे पहले सिद्धांत दिया गया वो था रेवेनस्टीन महोदय का, जिन्होंने 1885 में अपना प्रवास का सिद्धांत दिया, जो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अनुभवों पर आधारित है। तो इन्होंने प्रवास का सिद्धांत दिया। इसके अलावा भी अन्य कई और सिद्धांत हैं। तो इनका जो सिद्धांत है ये सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो इन्होंने कुछ नियम बताए हैं प्रवास से संबंधित, जिन्हें प्रवास के सिद्धांत कहते हैं। पहला है कि प्रवास और दूरी या दूरी अपक्षय का नियम, मतलब अधिकांश जो प्रवासी हैं वो थोड़ी दूरी पर ही
प्रवास करते हैं। तो थोड़ी दूरी में अधिकतर प्रवास किया जाता है, बड़ी दूरी पे प्रवास कम होता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रवास है वो कम होता है और स्थानीय स्तर पर प्रवास ज़्यादा होता है। दूसरा नियम है प्रवास क्रमिक रूप में बढ़ता है, पदानुक्रम के अनुसार बढ़ता है। अगर नगर के आसपास के गांव हैं तो वहाँ से तो नगरों में चले गए और उन गांवों में अन्य क्षेत्रों से लोग आ गए, तो ये एक क्रम बना रहता है। जो जगह खाली होती है वहाँ अन्य क्षेत्रों से लोग आ जाते हैं। तीसरा जो नियम है वो है कि लंबी दूरी पर जाने वाले जो आप्रवासी हैं वो किसी एक व्यापारिक या उद्योग के केंद्रों पर अपनी पसंद से जाते हैं। तो अर्थात जो जाते हैं वहाँ उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार के लिए अधिकतर प्रवास करते हैं। चौथा नियम है प्रवास का प्रत्येक प्रवाह कम शक्ति का प्रति प्रवाह उत्पन्न करता है। अगर कुछ लोग बड़ी संख्या में चले गए तो बड़ी संख्या में जब प्रवास होता है तो उसके विपरीत कुछ लोग उनमें से वापस अपने स्थान पे आ जाते हैं। जैसे कि यूरोप महाद्वीप से बड़ी संख्या में दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में गए, लेकिन वहाँ से अधिकांश लोग वापस आ गए। तो इस तरह जो जाते हैं उनके विपरीत दिशा में भी कुछ लोग वापस स्थायी रूप से वहाँ नहीं रहते, वो वापस आ जाते हैं। पांचवा नियम है कि ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की तुलना में नगरों के निवासी कम प्रवासी होते हैं। तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में प्रवास से संबंधित विभेदीकरण होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार के लिए जाके नगरों में रहते हैं या गांव से नगर की ओर प्रवास करते हैं, जबकि नगरों से जो लोग अन्य नगरों में जाते हैं वो अन्य कारणों से जाते हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं ये अपने बिजनेस से संबंधित दूसरे नगरों में प्रवास करते हैं। तो गांव के और शहरी लोगों के जो प्रवास के कारण है वो थोड़े अलग होते हैं। जन्म के देश के भीतर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक प्रवास करती हैं, लेकिन पुरुष जो हैं वो अधिक दूरी तक प्रवास करते हैं। जन्म के देश के भीतर का मतलब जो स्थानीय प्रवास है, कम दूरी का प्रवास, गांव से गांव की ओर। शादी के बाद में महिलाएं अधिक संख्या में जाती हैं, जबकि अधिक दूरी का जो लंबा प्रवास है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है या एक राज्य से दूसरे राज्य का प्रवास है, उसमें पुरुष आगे होते हैं। अधिकांश प्रवास करने वाले वयस्क होते हैं। जैसे कि अभी चर्चा की थी कि जो लिंग संरचना की, तो वयस्क लोग हैं, प्रौढ़ हैं, युवा हैं, वो ही अधिक प्रवास करते हैं। बूढ़े और बच्चे प्रवास कम करते हैं। बड़े नगरों में प्राकृतिक वृद्धि की अपेक्षा प्रवास से अधिक वृद्धि होती है। प्राकृतिक वृद्धि से तात्पर्य है कि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, अर्थात 1000 पर कितने जन्म लेते हैं और 1000 पर कितने मरते हैं। तो शहरों में प्राकृतिक वृद्धि ज़्यादा नहीं होती है, वहाँ अधिक जनसंख्या का कारण है प्रवास के कारण। ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में बड़े बड़े शहरों में जो जाते हैं वो, तो जनसंख्या बढ़ जाती है। तो भारत में जो बड़े बड़े महानगर हैं वो इसी तरह बड़े हैं। नवा है कि प्रवास के प्रमुख कारण आर्थिक होते हैं। तो जो मुख्य कारण माना गया है प्रवास का, वो माना गया है आर्थिक, रोजगार के लिए। तो ये कुछ प्रवास से संबंधित सिद्धांत थे जो रेवेंस्टीन महोदय ने दिए हैं। धन्यवाद।